They all are made on the basis of biochemical contributions or biochemical compositions. एक मिसाल लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हम बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में आप सारे वो केमिकल बेसिस, चाहे वो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे हों, डाइजेशन में इस्तेमाल हो रहे हों या रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रहे हों, उन सब को हम स्टडी जब करते हैं तो इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी बायोकेमिस्ट्री। व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री? हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? As we discussed in the previous chapter, that organisms composed of organs, organs of tissues, and tissues of cells, and ultimately cells are of molecules. अगर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो सेल नहीं बनेगा, अगर सेल नहीं बनेगा तो टिश्यू नहीं बनेंगे, टिश्यू नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेंगे, ऑर्गन नहीं बनेंगे तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा। यूं अगर ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा तो कोई पॉपुलेशन नहीं होगी, कोई कम्युनिटी नहीं होगी, कोई इकोसिस्टम नहीं होगा और कोई बायोस्फीयर नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बुनियादी केमिकल हमारा बेस है वो बायोकेमिकल बेस है। सो द बेसिकली ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ केमिकल्स। सो बुनियादी तौर पर ऑर्गेनिज्म जो है वो केमिकल्स का बना हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड के बने हुए हैं। मिसाल के तौर पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड, these are the compounds which are called as what? Organic compounds. Inorganic compound में water, carbon dioxide and salts. Chemical composition of cell. अब प्रीवियस स्लाइड में हमने दो चीजें यहाँ पर डिस्कस की हैं, एक व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री और दूसरा व्हाई वी स्टडी बायोकेमिस्ट्री। आगे भी इसकी थोड़ी जो है वो डिटेल हमारे यहाँ आएगी। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की जो केमिकल कंपोजिशन है, हाँ इससे पहले एक स्लाइड मेरे ख्याल में यहाँ पर मिस हो गई है। इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोकेमिस्ट्री जो है वो आपको सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, स्पेशली वो प्रोसेसेस जिन्हें आप जो है वो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कहते हो, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? मेटाबॉलिज्म। और उनको समझने के लिए भी हमें बायोकेमिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का बनना, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस में डीएनए है, डीएनए से साइटोप्लाज्म जो की तरफ जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरीके से आती है और ये जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से होती है, ये भी सारा जो हमारे यहाँ स्टडी का प्रोसेस है वो बायोकेमिकल बेस के मुताबिक होता है। इट प्रोवाइड्स नॉलेज अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म्स विच कॉज डिजीज। काफ़ी सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो कि हमारी बॉडी में इसलिए होती हैं कि बॉडी का कोई भी केमिकल बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या उस केमिकल की एबनॉर्मल सिंथेसिस हमारी बॉडी में हो जाती है, या वो ख़ास केमिकल जो है वो हमारी बॉडी में नहीं होना चाहिए वो होता है। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर हम स्टडी करेंगे तो मुख्तलिफ केमिकल्स का रोल समझ में आएगा और मुख्तलिफ केमिकल का फंक्शन समझ में आएगा और हम फिर उनकी वजह से जो बीमारी होती है उनको ट्रीट कर सकेंगे। हमाद प्लीज माइक ऑफ कर दें। एंड ओपनिंग डोर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन इक्विपमेंट। जो बायोकेमिस्ट्री है वो आपके यहाँ मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स को बनाने और उनके इस्तेमाल, उनका केमिकल इंटरेक्शन, इस चीज के लिए एक दरवाजा ओपन करती है जिसकी वजह से आप बायोकेमिस्ट्री को मेडिसिन की फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ डज फर्टिलाइज्ड एग
develop into the different types of cell. अब एग भी एक, स्पर्म भी एक, जब वो फ्यूज हो गए तो उनसे जायगोट एक बनता है। अब सवाल ये है कि एक जायगोट से ये पूरी बॉडी के मुख्तलिफ टाइप के सेल किस तरह से बने, इसकी स्टडी में भी हमारी बायोकेमिस्ट्री जो है वो हेल्प करती है कि केमिकल कंपोनेंट्स मुख्तलिफ हैं, जीन एक्सप्रेशन हर सेल में मुख्तलिफ टाइप की होती है, तो इस वजह से हर सेल एक दूसरे से मुख्तलिफ है। हाउ इज ग्रोथ कंट्रोल्ड, ग्रोथ को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बायोकेमिकल बेसिस से भी हमें पता लगता है। काजेज ऑफ कैंसर, कैंसर के काजेज क्या हैं, बायोकेमिस्ट्री आपको हेल्प करती है समझने में। मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, मेमोरी क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है, बायोकेमिस्ट्री आपकी हेल्प करती है इस मैकेनिज्म को समझने में। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, सेल की पूरी जो केमिकल कंपोजिशन है वो तो आज तक किसी को 100% पता नहीं है कि कौन सी चीज कितने मिकदार में सेल में पाई जाती है, ये हम 100% और परफेक्टली मालूम नहीं कर पाते और ना ही कर पाएंगे, बिकॉज के दुनिया में सारे सेल एक जैसे नहीं हैं, हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटाट अलग है, सेल की स्ट्रक्चर अलग है, लिहाजा कंपोजिशंस भी अलग हैं। तो जितने भी वैल्यूज हम पढ़ते हैं ये सारे वैल्यूज जो हैं वो अप्रोक्सीमेट होते हैं और ये मीन वैल्यूज होते हैं, यानी इनमें एवरेज जो है वो हम डिस्कस करते हैं। लिविंग पार्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज, जो हमारे सेल का लिविंग पार्ट है उसे आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म कहते हो। क्या कहते हो बाबा, प्रोटोप्लाज्म। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म is still not known. Chemically, it contains 70 to 90% water. हमारे सेल में 70 to 90% जो है वो क्या होता है, वाटर होता है। Without water, remaining mass is dry weight of cell. किसी भी चीज में पानी ऐड किया हुआ हो, अगर उसमें से वो पानी निकाल दें तो हम कहेंगे कि खुश्क मास बचा है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने सेल्स में से भी पानी निकाल दें तो रिमेनिंग मटेरियल इज कॉल्ड इज व्हाट, ड्राई वेट ऑफ सेल। उसे हम क्या कहेंगे कि ये सेल का ड्राई वेट है। सो ड्राई वेट यानी बगैर पानी के जो हमारा सेल है उनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें मेजॉरिटी होती है कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स की। उन मॉलिक्यूल्स को आप कहते हो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सो द ड्राई वेट, जो खुश्क मास है हमारे सेल्स का, वो कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स से बना हुआ है, उन्हें आप क्या कहते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो द कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बायोमॉलिक्यूल्स। वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाएं या लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको बनाएं, उन कंपाउंड को आप क्या कहते हो, बायोमॉलिक्यूल कहते हो। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल अभी कंटिन्यू है। सेल हैज टू मेन पार्ट्स आर द पोर्शंस। एक पोर्शन वो है जो न्यूक्लियस से बाहर है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस तक जो सेल का पोर्शन है उसे आप कहते हो साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो पोर्शन है उसे आप कहते हो न्यूक्लियोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म ये दोनों मिलते हैं तो आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म, या सिंपली उसे सेल कहते हैं। सो सेल बना हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म का, और जो साइटोप्लाज्म है वो बना हुआ है ऑर्गेनेल्स एंड साइटोसोल का। अब साइटोप्लाज्म में से अगर ऑर्गेनेल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, साइटोसोल बचेगा। अगर साइटोप्लाज्म से साइटोसोल माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, ऑर्गेनेल्स बचेंगे। साइटोसोल इज सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स। साइटोसोल का मतलब है, साइटो मीन्स सेल, सोल मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ द सेल। इट कंसिस्ट ऑफ salt, sugars, amino acids, proteins, fatty acids and nucleic acids. साइटोसोल हो गया, इसमें जो उसकी कंपोजिशन है साल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, फैटी एसिड एंड अदर मॉलिक्यूल्स वगैरह इसमें
आ जाते हैं। Chemical composition of cell, elements found in the living organisms are, जो एलिमेंट्स हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के हैं, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, ऑक्सीजन हो गई, फास्फोरस हो गई, सल्फर हो गई, सोडियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है, इसी तरह से कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फेरस है, कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, बोरान है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है, इसी तरह से आयोडीन है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी न किसी हालत में मौजूद हैं। लेकिन इन सब एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा पार्ट्स बनाते हैं, यानी सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो उनकी है। सो अमंग दीज ऑल एलिमेंट्स, 6 elements which accounts for 98 to 99% of biomass, इनमें से 6 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी का 98 से लेकर 99% ऑफ बायोमास बनाते हैं। बाकी जो 1 to 2% है उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो बकाया आ जाते हैं वो मौजूद होते हैं। तो कौन से वो एलिमेंट हैं? सबसे ज्यादा परसेंटेज हमारी बॉडी में किसकी है? ऑक्सीजन की है। दूसरे नंबर पर कार्बन की है, तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन की है, चौथे नंबर पर नाइट्रोजन की है, पांचवें नंबर पर कैल्शियम की है और छठे नंबर पर फास्फोरस की है। अब हमारी बुक में ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मौजूद है कि हमारे बुक में पांचवें नंबर पर उन्होंने रखा है फास्फोरस को और छठे नंबर पर उन्होंने रखा है सल्फर को, और कैल्शियम को इन बेसिक 6 एलिमेंट्स में जो है वो शामिल नहीं किया। और हमारी रिसर्च के मुताबिक और सारे बुक्स के मुताबिक ये वैल्यू जो है वो गलत है। तो 6 एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस है। सल्फर जो है वो इन 6 एलिमेंट्स में नहीं आती, बिकॉज सल्फर की जो परसेंटेज है वो 0.03 है और उसकी जगह कैल्शियम की परसेंटेज 2% है। तो कैल्शियम को आना चाहिए, सल्फर को यहां नहीं आना चाहिए। सो ये बायो एलिमेंट्स आपको याद करने हैं: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। क्या परसेंटेज है इसकी? 98 to 99%। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। अब सेल में ये सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और अगेन यहां पर शामिल किया गया है इसको सल्फर को। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक नंबर है हमारे पास 6 और उसका एटॉमिक वेट जो है वो 12 है। और आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट हम किसको कहते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक वेट भी 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक वेट जो है वो 16। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 और एटॉमिक वेट उसका 14। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, एटॉमिक वेट 31। सल्फर एटॉमिक नंबर 16, एटॉमिक वेट 32। अब ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारी बॉडी में कार्बन एज अ कार्बन नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह ऑक्सीजन एज अ ऑक्सीजन नहीं होती, और हाइड्रोजन एज अ हाइड्रोजन नहीं होती, नाइट्रोजन एज अ नाइट्रोजन नहीं होती। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में यूटिलाइज किए हुए होते हैं। तो कार्बन हमारी बॉडी में जहां भी इस्तेमाल होती है तो उसका पहला फॉर्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में है वो है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। सो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, is fixed during the photosynthesis,
यानी लिविंग सिस्टम में इसका आना और फिक्स होना ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से होता है। इसकी जो परसेंटेज हमारी बॉडी में है वो 18.5 है। हाइड्रोजन ये वाटर के फॉर्म में हमारी बॉडी में आती है और दिस इज आल्सो यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। फास्फोरस जो है वो हमारी हाइड्रोजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होती है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन इस्तेमाल होता है? वाटर। वाटर के यहाँ एक प्रोसेस होता है फोटोलाइसिस का, जिसके जरिए से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है और वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और OH जो है वो आयंस डोनेट करता है, जो कि हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं। ये डिटेल हमारी बाद में डिस्कस होगी। इसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में जो है वो 9.5 है। देन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर फॉर्म में आती है। मोस्टली ये हम रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो लेते हैं। यूज्ड इन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो किसी दूसरे को रिड्यूस करे। अब रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है? लेट सपोज ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं या एटम हैं। अगर इनमें से ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन देने वाला कहलाएगा ऑक्सीडाइज्ड और जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है वो कहलाएगा रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा? तो वाटर जो है एक्ट करता है एज अ इलेक्ट्रॉन डोनर एंड प्रोटॉन डोनर। सो वाटर के इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को मिलते हैं, सो वाटर जो है इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। तो यहाँ पर वो रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज वाटर के जो प्रोटॉन हैं वो किसी दूसरे को मिलते हैं, जो कि वहां पर इनके हाइड्रोजन के एक्सेप्टर्स होते हैं। अब ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होती है। यहाँ पर अगेन एक मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी गई है वो 6.5 दी गई है। ये 6.5 नहीं है, ये 65 है। इट्स परसेंटेज इज व्हाट? 65। सो ये भी हमें करेक्ट करना है यहाँ पर, बिकॉज के पीछे हम डिस्कस करके आए कि ऑक्सीजन की परसेंटेज बाय मास सबसे ज्यादा है और यहाँ पर ये मिस्टेकनली 6.5 लिखा गया है। नाइट्रोजन हमारी बॉडी में अमोनिया के फॉर्म में और नाइट्राइट के फॉर्म में जो है वो इस्तेमाल होती है। यूज्ड इन अमाइनो एसिड, प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। इसकी परसेंटेज हमारी बॉडी में 3.3 है। फास्फोरस ये हमारी बॉडी में मुख्तलिफ एसिड्स के फॉर्म में H2PO4, HPO4. Actually, this phosphorus is the main component of nucleic acid, ATP, phospholipids, coenzymes जैसा कि NAD और NADP वगैरह हैं। जो इलेक्ट्रॉन देगा उसे कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हुआ और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसे कहेंगे ये रिड्यूस हुआ। तो देने वाला दूसरे को रिड्यूस करता है, लिहाजा रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। निम्रा निम्रा प्लीज आखिर में सवालात कीजिएगा भले। ठीक है बेटा? बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। मुख्तलिफ टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद होते हैं। वो बायोमॉलिक्यूल्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उनमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, conjugated molecules. All cells have different types of functions,
so they possess different percentage of these molecules in them. जैसा कि हमें पता है कि सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, सारे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी में, वो मुख्तलिफ टाइप्स के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लिहाजा ऐसे टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी परसेंटेज सब सेल्स में सेम नहीं होती, मुख्तलिफ टाइप की परसेंटेज पाई जाती है। तो सब सेल में प्रोटीन की परसेंटेज मुख्तलिफ, कहीं पर कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा, कहीं लिपिड की ज़्यादा, कहीं न्यूक्लिक एसिड की ज़्यादा, कहीं पर जो है वो प्रोटीन की ज़्यादा। इस हिसाब से हमारे सब सेल्स में बायोमॉलिक्यूल्स एक जैसे नहीं होते। बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये हमारा टॉपिक कंटिन्यू है। Approximate percentage of chemical composition of a typical bacteria and a typical mammalian cell is given here. अब दो सेल्स को कंपेयर किया गया है। जैसे पहले हमने कहा कि सब सेल्स में इनकी परसेंटेज एक जैसी नहीं होती, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कि वाकईतन ये एक जैसी नहीं होती, यहाँ पर दो सेल्स को कंपेयर किया गया है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ दैट पर्टिकुलर बायोमॉलिक्यूल दे possess. वाटर अप्रोक्सीमेटली बैक्टीरियल सेल में भी 70%, मेमलियन सेल में भी 70%, प्रोटीन बैक्टीरियल सेल में 15% और मेमलियन सेल में 18%, कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल सेल में 3% और मेमलियन सेल में 4%, लिपिड बैक्टीरियल सेल में 2% और मेमलियन सेल्स में 3%, डीएनए बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमलियन सेल में 0.25%। होना तो यूं चाहिए कि मेमल्स के अंदर क्रोमोसोम्स ज्यादा हैं तो डीएनए बड़ा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये डीएनए की परसेंटेज कम क्यों है? तो इसका मकसद बेटा ये हरगिज नहीं है कि मेमल के सेल में डीएनए बैक्टीरिया से कम होता है। डीएनए कम नहीं होता, ओवरऑल सेल के हिसाब से डीएनए का जो अमाउंट है वो कम होता है, ठीक है ना। लेट्स सपोज अगर ये दो चीजें हैं मेरे पास, तो इन दो चीजों की अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज ये एक छोटी सी डब्बी है और ये एक बड़ी डब्बी है, ये दो मुख्तलिफ यहाँ पर डब्बियां हैं। अब इसमें से जो परसेंटेज निकालेंगे वो इसके टोटल के हिसाब से निकालेंगे और इसमें से जो परसेंटेज निकालेंगे वो इसके हिसाब से निकालेंगे। तो जो परसेंटेज आएगी वो अलग अलग आएगी अल्टीमेटली। तो परसेंटेज जो है वो उस पर्टिकुलर टोटल में से निकाली जाती है। तो बैक्टीरिया का सेल चूंकि छोटा होता है तो उसका डीएनए उसके सेल के हिसाब से ज्यादा है। हमारा डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए से वैसे ज्यादा है, लेकिन हमारे सेल में डीएनए की जो परसेंटेज है वो अपने पूरे सेल के कंटेंट के हिसाब से कम है। आरएनए जो है वो हमारे सेल बैक्टीरिया के सेल में 6% और मेमलियन सेल में 1.10%। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2%, मेमलियन सेल में भी 2%, यानी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यहाँ से बच जाते हैं। इनऑर्गेनिक आयंस 1% एंड मेमलियन सेल में भी 1%। अब टेस्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें आपको याद करनी है। ऐसी कोई गोली या कैप्सूल नहीं कि वो आपको बना के खिलाया जाए तो ये जो चीजें हैं वो आपके जहन में बैठ जाएं। सो इसको आपको मेमोराइज करना है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से वाटर। क्या बेटा? वाटर मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। हमारे सेल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो चीज है वो वाटर है। क्या परसेंटेज है उसकी? 70 to 90% सेल में जो है वो वाटर होता है। अब पंजाब टेक्स्ट बुक के मुताबिक 65 to 89%, तो हम अप्रोक्सीमेट यही लेंगे 70 to 90%। अब सब सेल्स में फिर इनकी परसेंटेज जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें ड्राई मास ज्यादा है, कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं जिनमें लिक्विड या वाटर पार्ट ज्यादा है। ह्यूमन बोन में 20% वाटर होता है और ब्रेन के सेल में 85% वाटर होता है। तो सब सेल में वाटर कंपोजिशन जो है या वाटर की कंसंट्रेशन सेम नहीं होती, ये भी चीज हमें जहन में रखनी है।
वाटर इज मेटाबॉलिक मीडियम। मेटाबॉलिक मीडियम का मतलब क्या है? यानी जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हों। वाटर हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर वो मीडियम है जहां हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर होने वाले रिएक्शंस इस मीडियम में होते हैं, लिहाजा इट इज द मेटाबॉलिक मीडियम ऑफ बॉडी। आप बॉडी के सेल्स से पानी निकाल दें, नो मेटाबॉलिज्म विल अकर, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। Biochemistry of water makes it able, basic chemistry of water makes it able to perform variety of roles in living organism। अब वाटर की जो बुनियादी केमिस्ट्री है वो कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग है कि जिसकी वजह से वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस और रोल प्ले करता है। फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसमें एक ऑक्सीजन होती है और उसमें दो हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक दूसरे के साथ, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कुछ इस तरह कि ऑक्सीजन एक, वो दो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। कोवेलेंट बॉन्ड हम किसको कहते हैं? ऐसा बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय मीन ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया गया हो। टू हाइड्रोजन्स आर ज्वाइंड टू वन ऑक्सीजन बाय कोवेलेंट बॉन्ड। वाटर इज डाइपोलर इन नेचर। डाई का मतलब होता है टू, पोल का मतलब होता है इंड। अब वाटर के अब यहाँ पर जो पोल का मतलब है वो चार्ज है, तो वाटर का जो मकसद है, डाइपोल का जो मतलब है कि एक वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर दो मुख्तलिफ चार्जेस पाए जाते हैं। वो कैसे? कि अगर ये एक छोटा सा रिमोट है, इस रिमोट की मैं इस साइड से आऊंगा तो दिस इज वाइट, अगर इस साइड से मैं आऊंगा तो दिस इज द ब्लैक। तो जो इस रिमोट को इस तरफ से देखते हैं वो कहेंगे दिस रिमोट इज ब्लैक एंड वाइट, और जो रिमोट को इस तरफ से देखेंगे वो कहेंगे रिमोट इज वाइट। बिल्कुल उसी तरह अगर आप ऑक्सीजन की तरफ से आओगे तो द चार्ज इज नेगेटिव, और अगर आप हाइड्रोजन की तरफ से वाटर मॉलिक्यूल की तरफ आओगे सो द चार्ज इज पॉजिटिव। अब ये क्यों है? बिकॉज ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और हाइड्रोजन के पास चूंकि इलेक्ट्रॉन होता ही एक है तो उसके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ऑक्सीजन के इस आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं बिल्कुल इस पेरिफेरी में, यानी इसके पास हर जगह से क्या मौजूद है? इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो इलेक्ट्रॉन के होने की वजह से देयर चार्ज इज नेगेटिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बेचारी के पास इलेक्ट्रॉन है ही एक, वो भी अंदर वाली तरफ से है, ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। तो इसलिए हाइड्रोजन के इस तरफ जो चार्ज फील होती है वो सिर्फ प्रोटॉन की होती है, लिहाजा द चार्ज इज पॉजिटिव। सो हाइड्रोजन की तरफ, अगर हाइड्रोजन की तरफ से हम वाटर को देखेंगे तो चार्ज इज पॉजिटिव, ऑक्सीजन की तरफ जो है चार्ज इज नेगेटिव। It has slightly negative charge on oxygen atom and it has slightly positive charge on hydrogen atom। इसको slight और the partial change क्यों चार्ज क्यों कहते हैं? बिकॉज ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट जो है वो, या इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस और गेन नहीं किया गया, बिकॉज ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? पार्शियल चार्ज कहते हैं। ये कंप्लीट चार्ज जो है इनके ऊपर नहीं है। मीटिंग एंड होने वाली है बेटा, दोबारा जो है वो आप इसको ज्वाइन कर सकें।